प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम कल के शुरू किए गए अध्याय औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया और क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास के विद्वानों में इस बात को लेकर परस्पर मतभेद पाए जाते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इंग्लैंड के समान यूरोप के अनेक देशों में वो सब सुविधाएं और अमीरियत मौजूद थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड इस क्रांति का अगुवा बना। इसके क्या कारण विद्यमान थे? जब इस के कारणों की ओर चर्चा करते हैं तो अनेक ऐसे कारण देखने को आते हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण इंग्लैंड में किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का आगाज इंग्लैंड में हुआ और उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप और विश्व के भूभागों में लगातार फैलता गया। ब्रिटेन ने इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों, विशेषकर फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का पहले आरंभ होना अनेक विशिष्ट स्थितियों के समुच्चय का एक साथ उपस्थित होना था। आर्थिक नियमों के अनुसार देखा जाए तो औद्योगिक प्रगति के लिए जिन तत्वों का होना आवश्यक है, लगभग वे सभी उस समय इंग्लैंड में मौजूद थे। जैसे पूंजी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, श्रम शक्ति की सहज अविरल उपलब्धता, विकसित कृषि की ग्राम्य पृष्ठभूमि, उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, ईंधन, कच्चे माल की सहज आपूर्ति, उत्पादित वस्तुओं की प्रबल मांग और उत्पादित वस्तुओं के लिए तैयार बाजार के साथ साथ नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी आविष्कार, पूंजीपतियों के लिए औद्योगिक उत्पादन में लाभ के प्रचुर अवसर, साहसी और उद्यमी पूंजीपति और अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां। ब्रिटेन में इन सभी तत्वों की समवेत स्थिति मौजूद थी। ब्रिटेन की उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था को इन सब ने रूपांतरित कर दिया। सर्वप्रथम पूंजी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ने इंग्लैंड में इस क्रांति के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान की। यूरोप की व्यापारिक क्रांति और वाणिज्यवादी नीति का अधिकतम लाभ ब्रिटेन को मिला। ब्रिटेन के धनी वर्ग के पास प्रचुर मात्रा में पूंजी एकत्रित हो गई थी, जिसका उपयोग वे लाभकारी कार्यों में करना चाहते थे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए पूंजीपतियों के लिए औद्योगिक उत्पादन में अपने धन का विनियोजन एक अत्यंत आकर्षक मार्ग था। इस देश का नया धनी वर्ग कुलीन वर्ग का नहीं बल्कि सौदागरों और व्यापारियों का था, जो अपने आप को उद्योग और वैज्ञानिक कृषि के काम में लगाने को तैयार थे। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि कारोबार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर फ्रांस की दौलत मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के पास थी और वे उद्योग को विकसित करने के लिए
आवश्यक कार्य नहीं करना चाहते थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, ब्रिटेन की समृद्धि में भारत से प्राप्त धन का महत्वपूर्ण स्थान था। रजनी पामदत्त लिखती है, यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख नहीं हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसिले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती। इसी प्रकार श्रम शक्ति की सहज अविरल उपलब्धता ने भी ब्रिटेन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के पहले उत्तरार्ध में ब्रिटेन में एक प्रकार की कृषि क्रांति हो चुकी थी, जिसके कारण कृषि पर अनेक लोगों की निर्भरता समाप्त हो गई और कृषि में लगे हुए लोग सरप्लस की स्थिति में आ गए और वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर उन्मुख हुए। दूसरा, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अंतराल में ब्रिटेन की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के सामने आवश्यक खाद्यान्न ब्रिटेन की प्रगतिशील कृषि व्यवस्था ने उपलब्ध कराया। इन नए लोगों की आवश्यकता ब्रिटेन के गांवों में नहीं थी, अतः ये लोग शहरों में काम धंधे की तलाश में जाने लगे। इस प्रकार ब्रिटेन के उद्योगपतियों के पास एक स्वतंत्र गतिशील श्रमिक वर्ग उपलब्ध हो गया। ब्रिटेन का यह श्रमिक वर्ग गुणात्मक दृष्टि से भी बेहतर था। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई और जमींदार भेड़ों को पालने का काम करने लगे, बहुत से अंग्रेज कस्बों में आ गए, जहां वे कपड़ा बुनने, जूते बनाने और लकड़ी पर नक्काशी और अन्य हस्तकौशल के कई पेशेवर कार्यों में लग गए। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यही वर्ग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गया। इसके अलावा ये स्वतंत्र लोग थे और जैसे जैसे मजदूरों की मांग होती, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकने में समर्थ थे, जबकि फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं थी। फ्रांस अब भी मुख्यतः कृषि प्रधान देश था और किसान बहुत प्रकार से अपने मालिकों के साथ बंधे हुए थे, जो आसानी से शहरों में नहीं जा सकते थे। इसके साथ ही ब्रिटेन में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, जिन्होंने ब्रिटेन के उद्योग धंधों को इसके लिए तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रिटेन के पास कोयला और लोहा पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। इन दोनों की खानें भी आसपास ही स्थित थी। ब्रिटेन की नम जलवायु कपड़े के उत्पादन के लिए उपयुक्त थी और परिवहन के लिए नदियों और नहरों की सुविधा भी इंग्लैंड के पास मौजूद थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के पास 1750 से पूर्व ही लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई की नहरें थी, जिन पर छोटी मोटी नावें और छोटे जहाज आसानी से चल सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड के प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता का सबसे अधिक योगदान क्रांति को मिला। इसके अलावा कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित प्राप्ति भी इंग्लैंड के पास थी, जिसकी वजह से वे अपने कल कारखानों में उत्पादन शीघ्रता और लगातार कर सकते थे। ऊन, लोहा आदि तो ब्रिटेन के खुद के आंतरिक स्रोतों से ही उपलब्ध था, जबकि अन्य वस्तुएं, कपास इत्यादि की सुरक्षित आपूर्ति के लिए ब्रिटेन के पास एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिसमें भारत और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेशों से कच्चा माल लगातार प्राप्त हो रहा था और ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण समुद्री मार्गों से उपनिवेशों से इंग्लैंड तक कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति होती थी। इसके साथ ही उत्पादित किए गए माल की अत्यधिक मांग और उसके तैयार बाजार में माल खपाने के लिए भी इंग्लैंड के पास आवश्यक साधन उपलब्ध थे। ब्रिटेन के आंतरिक बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादित वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही थी। इसका एक प्रमुख कारण था व्यापारिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप की भौतिक समृद्धि और क्रय शक्ति में वृद्धि हुई।
दूसरा, यूरोपीय देशों में वाणिज्यवादी नीति के अनुसरण द्वारा उपनिवेशों में उत्पादित वस्तुओं का बाजार सुनिश्चित हो गया। ब्रिटेन के आंतरिक बाजारों में मांग बढ़ने का कारण ब्रिटेन की कृषि क्रांति एवं कृषकों की उपभोक्ता वस्तुओं में बढ़ती हुई रुचि भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ब्रिटिश उत्पादकों ने जनता की आवश्यकता और उनकी मांग के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन में रुचि ली। ऊनी और सूती वस्त्र, लोहे और लकड़ी का सामान शताब्दियों से इंग्लैंड की प्रमुख निर्यात की वस्तुओं में शामिल थे, जबकि फ्रांस केवल शौक मौज वाले वर्ग की चीज़ें बनाता था, जो कभी भी बड़े पैमाने पर जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता था। इनमें केवल व्यक्तिगत विशेषता की आवश्यकता ही होती थी और इनकी मांग भी हमेशा सीमित रहती थी, जबकि इंग्लैंड उन चीज़ों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती थी और अगर वह उन्हें और सस्ता बनाने के साधन पा जाए तो उनका बाजार और अधिक बढ़ सकता था। इसके अलावा ब्रिटेन की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति ने ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसदीय तंत्र का विकास हुआ और यह अवधारणा विकसित की जाने लगी कि राज्य को मनुष्य के स्वतंत्रता एवं संपत्ति के नैसर्गिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा ने ब्रिटिश उद्यमियों और पूंजीपतियों के मनोबल में अत्यधिक वृद्धि की। इंग्लैंड के उत्पादक संघों को सरकार ने उत्पादन के राज्यव्यापी अधिकार नहीं दे रखे थे, जैसा कि फ्रांस में था। इंग्लैंड का समाज भी गतिशील था। इंग्लैंड के कुलीन वर्ग ने व्यापार वाणिज्य के प्रति फ्रांस के कुलीनों की भांति वितृष्णा प्रदर्शित नहीं की। इंग्लैंड के अधिकांश वर्गों का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक और अभिरुचि संपन्न था। इसके अलावा कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि ने भी ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के लिए पहले से तैयार कर दिया था। यूरोपीय महाद्वीप के अनेक देशों में कृषि का विकास इंग्लैंड की तुलना में अवरुद्ध था। ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से पहले ही कृषि व्यवस्था में काफ़ी उन्नति कर ली थी। ब्रिटेन में कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में 3 प्रकार से सहायता की। पहला, कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि, जिससे उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ी। द्वितीय, कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण बहुत सारे कृषक शहरों में आ गए और औद्योगिक श्रम शक्ति की उपलब्धता आसानी से हो गई। तृतीय, इंग्लैंड की बढ़ी हुई जनसंख्या और उद्योगों के श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कृषि क्रांति के कारण हुआ और उनकी निश्चितता बढ़ी। इसके साथ साथ उत्पादन की मात्रा और गति में वृद्धि के लिए नवीन मशीनों के आविष्कारों की मांग ब्रिटेन में प्रबल थी और ब्रिटेन के शिल्प वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस मांग को पूरा किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग से हुई और वस्त्र उत्पादन में वृद्धि करने वाले आधुनिक तकनीकी आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए। जॉन के की फ्लाई शटल 1733 में, जेम्स हरग्रीव्स की स्पेनिंग जेनी 1764 में, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम 1769 में और सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल 1779 में और एडमंड कार्टराइट का पावर रूम 1785 में। इन सब ने औद्योगिक क्रांति के आरंभिक काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटेन के लोग फ्रांसीसियों और इतालवियों लोगों से अधिक प्रतिभाशाली थे, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर अपने अन्य महाद्वीपीय साथियों की तुलना में राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम था। वास्तव में इंग्लैंड रॉयल सोसाइटी अधिक पुरानी थी एवं अन्य देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं की तुलना में अधिक समर्थन और प्रोत्साहन देने वाली थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन की उक्त सोसाइटी ने नवीन मशीनी आविष्कारों के लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की थी, जिससे लोग लगातार
नए नए इनोवेशन आविष्कार करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। इस प्रकार से इन कारणों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया और इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अगुवा बना, जिसने पूरे विश्व को अपने उत्पादन के साधनों, उत्पादन और विपणन के तौर तरीकों से चमत्कृत कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।